बौद्ध कार्य नीति। सिलिकॉन वैली में बौद्ध धर्म का प्रभाव और भूमिका। जिस प्रकार कैथोलिकवाद ने पूंजीवाद में आध्यात्मिक गुण पैदा किया, बौद्ध धर्म को सिलिकॉन वैली की वैचारिक नींव में एक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। शुरुआत। स्टीव जॉब्स की तीर्थ यात्रा। 1960 के दशक के साइकेडेलिक युग के बाद हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के पूर्वी धर्मों ने गहरे अस्तित्वगत अर्थ की तलाश करने वाली पीढ़ी के लिए लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया। इस पीढ़ी में 19 वर्षीय कॉलेज ड्रॉपआउट स्टीव जॉब्स भी शामिल थे, जिन्होंने 1974 में प्रसिद्ध हिंदू गुरु महाराज जी की तलाश में उत्तरी भारत की यात्रा की थी। दुर्भाग्य से जॉब्स के लिए उनके आगमन से कुछ समय पहले ही महाराज जी का निधन हो गया और इस तरह जॉब्स का विभिन्न पूर्वी प्रथाओं का 7 महीने का भटकता हुआ प्रयोग शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जॉब्स एक साधु, एक हिंदू तपस्वी भिक्षु बनने के विचार से आकर्षित थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वह अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना चाहते थे। इसने उन्हें ज़ेन बौद्ध धर्म की खोज करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा दर्शन जो भौतिक दुनिया में नवाचार करने के उनके अभियान के साथ सादगी और सहानुभूति के आध्यात्मिक आदर्शों को समेटने के लिए उपयुक्त था। जॉब्स ने ज़ेन बौद्ध धर्म को अपनाया, अपने पूरे जीवन के लिए सचेतन ध्यान का अभ्यास किया और ज़ेन बौद्ध भिक्षु कोबुन चिनो ओटोगावा, जो अपने आप में काफी प्रतिष्ठित भिक्षु थे, के साथ जीवन भर का रिश्ता विकसित किया। जॉब्स के आध्यात्मिक जीवन को समझने से हमें एक नवीन परिप्रेक्ष्य का पता चलता है कि कैसे ज़ेन बौद्ध धर्म ने उनके करियर को प्रभावित किया। एप्पल उत्पादों के न्यूनतम डिजाइन से लेकर मूल मैक टीम के लिए उनके धर्म समान आदर्श वाक्य यात्रा ही पुरस्कार है तक। हालांकि जॉब्स पर बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वह अकेले ही तलाशने लायक है। एक अधिक दिलचस्प चर्चा उस प्रक्रिया में निहित है जिसके द्वारा स्टीव जॉब्स को एक आइकन और सिलिकॉन वैली के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। स्थायी सांस्कृतिक परिणाम तब होता है जब आप व्यक्ति के पश्चिमी पंथ को पूर्वी धार्मिक परंपराओं में उक्त व्यक्ति की रुचि के साथ जोड़ते हैं। आध्यात्मिक अर्थ की तलाश में जाने वाले एक दूरदर्शी नवप्रवर्तक की कहानी सिलिकॉन वैली की कहानियों का हिस्सा बन गई है, और यहाँ तक कि एक अनुष्ठान भी मार्क जुकरबर्ग और लैरी पेज ने भी उसी आश्रम की यात्रा की है जहाँ जॉब्स गए थे। ट्विटर के संस्थापक और सीईओ जैक डोर्सी ने कुख्यात रूप से म्यांमार में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर लिया, बाद में इसके बारे में ट्वीट किया। सेल्सफोर्स के संस्थापक और सीईओ मार्क बेनियोफ के पास ज़ेन भिक्षुओं का एक आध्यात्मिक सलाहकार बोर्ड है, जो उनके घर पर रहते हैं, अक्सर ध्यान के लिए जाते हैं और पूरे सेल्सफोर्स कार्यालयों में ध्यान कक्ष स्थापित किए हैं। इस पेपर के लिए शोध करते समय मुझे कुछ और अनोखे लेख मिले, जिनमें बिजनेस इनसाइडर का एक लेख था जिसका शीर्षक था मार्क बेनियोफ मार्गदर्शन के लिए इन भिक्षुओं पर भरोसा करते हैं, यहाँ बेहतर अधिक विचारशील बैठकें आयोजित करने के लिए उनकी युक्तियां दी गई हैं। और एक वॉल स्ट्रीट जर्नल था राय लेख जिसका शीर्षक है क्या मार्क जुकरबर्ग आत्मज्ञान पा सकते हैं। अगर कंपनी के सीईओ बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो फेसबुक के शेयर धारकों को फायदा हो सकता है। शायद ये सुर्खियां सिलिकॉन वैली में बौद्ध धर्म की विचारधारा को सबसे अच्छी तरह दर्शाती हैं। सिलिकॉन वैली की कथा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। हम इसे कंपनियों के मिशन वक्तव्यों में देख सकते हैं। एप्पल के लिए स्टीव जॉब्स का मूल मिशन वक्तव्य था मानव जाति को आगे बढ़ाने वाले दिमाग के लिए उपकरण बनाकर दुनिया में योगदान देना। फेसबुक का उद्देश्य लोगों को समुदाय बनाने और दुनिया को एक साथ लाने की शक्ति देना है। गूगल का उद्देश्य दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट का उद्देश्य ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन को और अधिक हासिल करने के लिए सशक्त बनाना है। ये मिशन वक्तव्य लगभग आध्यात्मिक गुणवत्ता पर आधारित प्रतीत होते हैं और वे पीड़ा को कम करने और ज्ञान और करुणा फैलाने के बौद्ध आदर्श को दर्शाते हैं। प्रोटेस्टेंट कार्य नीति बौद्ध बन गई। 1905 में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट कार्य नीति वाक्यांश गढ़ा, ये वर्णन करने के लिए कि कैसे कड़ी मेहनत और मितव्ययिता ने कैल्विनवाद के तहत एक आध्यात्मिक गुणवत्ता प्राप्त की, जहां सांसारिक सफलता शाश्वत मोक्ष का संकेत थी। जिस तरह वेबर ने प्रोटेस्टेंट आस्था के प्रभाव के माध्यम से पूंजीवाद की कहानी बताई, मैं ये जांच करना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म सिलिकॉन वैली की कहानी को कैसे आकार देता है और जारी रखेगा। बौद्ध कार्य नीति वह है जो अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ध्यान और दिमागीपन जैसी प्रथाओं का उपयोग करके दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिक आह्वान करती है। यहाँ कहने लायक 2 महत्वपूर्ण चेतावनियां हैं। पहला, जबकि वेबर प्रोटेस्टेंट कार्य नीति को पूंजीवाद की उत्पत्ति होने का दावा करता है, मैं ये तर्क नहीं देता कि बौद्ध धर्म और सिलिकॉन वैली के मामले में भी ऐसा ही है। दूसरा, कोई उचित ही सवाल उठाएगा कि क्या इसे
बौद्ध कार्य नीति कहना उचित है, जबकि कई लोग पारंपरिक रूप से बौद्ध नहीं हैं। ये सही है, और मैं बौद्ध का उपयोग उसी प्रकार करता हूँ जैसे किसी को प्रोटेस्टेंट कार्य नीति के गुणों को धारण करने के लिए कैथोलिक होना आवश्यक नहीं है। ये कौन सा बौद्ध धर्म है? भारत से चीन, जापान से अमेरिका तक एक संक्षिप्त रेखीय इतिहास पश्चिमी बौद्ध आधुनिकतावाद की एक आम आलोचना प्रामाणिकता है कि व्यक्तिगत ध्यान के अभ्यास पर जोर बौद्ध धर्म को बड़ी धार्मिक परंपरा से अलग करता है और इस प्रकार अप्रामाणिक है। कुछ लोग इसे पुनर्विनियोजन के रूप में वर्णित करते हैं, जैसा कि वाइस लेखिका अंकिता राव ने जैक डोर्सी द्वारा विपश्यना रिट्रीट आयोजित करने के बाद लिखा था। सिलिकॉन वैली तकनीकी कंपनियों के लाभ के लिए सदियों पुरानी आध्यात्मिक प्रथाओं का शोषण कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण लेकिन सूक्ष्म आलोचना है और पूरी तस्वीर को चित्रित करने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि बृहत्तर बौद्ध धार्मिक परंपरा क्या संदर्भित कर रही है। यह कोई छोटा काम नहीं है और इस पेपर के लिए हम अमेरिका से जापान, चीन तक ज़ेन बौद्ध अभ्यास का पता लगाएंगे। हम अक्सर ज़ेन बौद्ध धर्म को जापानी बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में चीन में चान बौद्ध धर्म में हुई। चान बौद्ध धर्म की मूलभूत कथा पुष्प उपदेश है, जो ऐतिहासिक बुद्ध शाक्यमुनि के अंतिम उपदेशों में से एक की कहानी बताता है। कहानी के अनुसार शाक्यमुनि ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और चुपचाप एक दुर्लभ उदुम्बरा कमल के फूल को पकड़ लिया और घुमाया, जो हर 3000 साल में एक बार खिलता है। केवल शिष्य महाकश्यप ने ही इस मौन उपदेश का सही अर्थ समझा, शाक्यमुनि को देखकर मुस्कुराए और चले गए। शाक्यमुनि ने मौखिक रूप से महाकाश्यप की उपदेश की समझ की पुष्टि की। फूल उपदेश की कहानी से हम भाषा या धर्मरथ के बिना ज्ञान के सीधे प्रसारण पर जोर देखते हैं। कमल का फूल इस बात का प्रतीक है कि आत्मज्ञान कितना दुर्लभ है, लेकिन यह आपके ठीक सामने भी है और आपको बस इसे देखना है। चान परंपरा शैक्षिकी धर्मरथ आधारित प्रथाओं से बिल्कुल अलग है और इसके बजाय इसकी नींव चान गुरुओं और शिष्यों के बीच संबंधों पर आधारित है। गुरु शिष्यों को ज्ञान सिखाते हैं, शिष्य गैर मौखिक रूप से क्रिया के माध्यम से अपनी समझ प्रदर्शित करते हैं और गुरु भाषा के माध्यम से उपलब्धि को प्रमाणित करते हैं। इस गतिशीलता ने गुरुओं और शिष्यों की एक विशिष्ट चीनी वंशावली बनाई, जिसे हम चान वंश के माध्यम से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा कि ज़ेन विद्वान जॉन मैकरे कहते हैं, चान वंशावली मॉडल का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक खेती का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षक और छात्र के बीच मुठभेड़ में होता है। 8 मैकरे बताते हैं कि चैन अभ्यास इस प्रकार संबंध परक है कि यह व्यक्तिगत प्रयास पर आधारित नहीं है। कन्फ्यूशियस शिक्षक छात्र संबंधों द्वारा इसे कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इसमें पीढ़ीगत है, और भविष्य के शिक्षकों और छात्रों द्वारा इसका अनुकरण करने का इरादा कैसे दोहराया जाता है। जब हम सिलिकॉन वैली में बौद्ध धर्म की ओर लौटेंगे तो हम इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। चान बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक उत्पत्ति का श्रेय बोधिधर्म नामक एक भारतीय भिक्षु को दिया जाता है, जो भारत में चान भिक्षुओं की 27वीं पीढ़ी के कुलपिता के शिष्य थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बोधिधर्म ने चान बौद्ध धर्म की सच्ची शिक्षा को प्रसारित करने के लिए भारत छोड़ दिया और दक्षिणी चीन चले गए। यहाँ हमें बोधिधर्म और लियांग राजवंश के सम्राट लियांगहुडी के बीच प्रसिद्ध संवाद मिलता है, जो चीन में बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित संरक्षण के लिए जाना जाता है। लियांगहुडी ने बौद्ध धर्म को उनके द्वारा बनाए गए सभी मंदिर दिखाए और पूछा कि उनमें कितनी कर्म योग्यता है, जिस पर बौद्ध धर्म ने जवाब दिया, कोई नहीं। लियांगहुडी फिर पूछते हैं कि उनकी शिक्षा क्या है, और बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया, कोई महान सत्य नहीं है, केवल शून्यता है। लियांगहुडी अंततः पूछता है कि वह कौन है, और बौद्ध धर्म ने जवाब दिया, मैं कोई नहीं हूँ। इस आदान प्रदान से हमें पता चलता है कि चैन बौद्ध धर्म लगातार इस शरीर में और इस जीवन काल में ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है, न कि भविष्य में पुनर्जन्म के लिए कर्म प्राप्त करने के बारे में। इसके बाद बौद्ध धर्म एक गुफा में रहने चले गए और 9 साल तक ध्यान किया, जिसमें चान भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले कट्टर ध्यान अभ्यास का प्रदर्शन किया गया। बौद्ध धर्म ने शिष्यों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, और जब चीन में चान कुलपति के लिए अपने उत्तराधिकारी को चुनने का समय आया, तो उन्होंने अपने शिष्यों से अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए कहा। 3 भिक्षुओं ने आगे बढ़कर चान के बारे में अपनी समझ को स्पष्ट किया, लेकिन ये भिक्षु हुई के ही थे जिन्होंने केवल मौन रहकर गहराई से प्रणाम किया, जिन्हें बौद्ध धर्म ने चान बौद्ध धर्म के दूसरे पितामह बनने के लिए उपयुक्त समझा। पुष्प उपदेश के समान हम भाषा के बजाय प्रदर्शन के माध्यम से प्रसारित ज्ञान के विषय को देखते हैं। हालांकि चान बौद्ध धर्म का सार धर्मग्रंथ पर आधारित नहीं है, लेकिन नए चान साहित्य का एक संग्रह मौजूद है जो पूरी तरह से चान परंपरा महायान धर्मग्रंथ नहीं में उत्पन्न हुआ है। सबसे प्रमुख चान ग्रंथ छठे पितृसत्ता का मंच सूत्र है।
प्लेटफॉर्म सूत्र दक्षिणी चीन के एक अनपढ़ किसान हुइनेंग की कहानी बताता है, जो 5वें चान कुलपति होनग्रेन के मठ को खोजने के लिए उत्तरी चीन की यात्रा करता है। होनग्रेन अपने उत्तराधिकारी का चयन कर रहा है और इच्छुक भिक्षुओं से अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए कहता है। उस समय मठ के शीर्ष भिक्षु शेनिक्स्यू मठ की दीवार पर एक श्लोक लिखते हैं, शरीर बोधि वृक्ष है, मन एक चमकीले दर्पण की खड़ाओं के समान है, हर समय हमें इसे चमकाने का प्रयास करना चाहिए और धूल नहीं उड़ने देना चाहिए। होनग्रेन इसे पढ़ता है और इससे प्रभावित नहीं होता है। हुइनेंग ने कविता के बारे में सुना और जानता है कि शेनिक्स्यू अभी भी द्वैतवाद में फंसा हुआ है। इसलिए हुइनेंग ने किसी से दीवार पर अपनी कविता लिखवाई। बोधि के पास मूल रूप से कोई पेड़ नहीं है, दर्पण का कोई स्टैंड नहीं होता, बुद्ध स्वभाव हमेशा स्पष्ट और शुद्ध होता है। धूल कहाँ उड़ सकती है। हुइनेंग ने बुद्ध प्रकृति और मूल ज्ञानोदय के सिद्धांत के बारे में अपनी मौलिक समझ दिखाए और बाद में छठे कुलपति बने। चान बौद्धों के लिए बुद्ध प्रकृति का विचार यह है कि सभी संवेदनशील प्राणियों में आत्मज्ञान की क्षमता है। क्षमता हमारी सच्ची प्रकृति की खोज करने की है, जहाँ सत्यता की शब्दावली इस बात पर जोर देती है कि हर किसी की मूलभूत प्रकृति बुद्ध प्रकृति है। मैकरे लिखते हैं, बुद्ध और सामान्य लोगों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि बाद वाले अपने मूर्खतापूर्ण भेदभाव और संवेदी गतिविधि के कारण शक्ति के इस आंतरिक स्रोत को नहीं समझते हैं। 29 बुद्ध प्रकृति की एकता सभी के लिए इस अभ्यास को लोकतांत्रिक बनाती है, जो इसे अधिक स्पष्ट धार्मिक पेशेवर और आम लोगों के विभाजन के साथ अन्य बौद्ध परंपराओं के विपरीत फैलने में सक्षम बनाती है। चान परंपरा के 3 मुख्य विषय हैं जो आधुनिक सिलिकॉन वैली में प्रासंगिक हैं। सबसे पहले, मूल ज्ञानोदय का सिद्धांत अनंतिम सत्य और पूर्ण सत्य के बीच के अंतर को खत्म कर देता है। बस किसी को भी रोजमर्रा में निर्वाण को देखने के लिए सभी भ्रमों को दूर करना होगा। दूसरा, बुद्ध प्रकृति की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को भौतिक संसार में प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा, कोई भी व्यक्ति इसी जीवन काल में इस शरीर में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध प्रकृति का एहसास कर सकता है। चान परंपरा को कुछ हद तक अवैज्ञानिक रूप से इस तथ्य से संक्षेपित किया जा सकता है कि शाक्यमुनियों ने धर्मग्रंथ पढ़े बिना ही आत्मज्ञान प्राप्त किया, बल्कि केवल ध्यान के माध्यम से। 16 प्रैक्टिस यदि आप करेंगे। जापान में ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना 13वीं शताब्दी में डोगेन नामक एक जापानी भिक्षु द्वारा की गई थी। डोगेन जापान में तेंदई बौद्ध शिक्षा के केंद्र माउंट हिल पर एक भिक्षु थे, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि किसी को बुद्ध प्रकृति का एहसास करने के लिए इतनी कठोरता से प्रशिक्षण क्यों लेना चाहिए, जबकि सूत्र कहते हैं कि सभी मनुष्य बुद्ध प्रकृति से संपन्न हैं। मूल ज्ञानोदय के सिद्धांत में विश्वास करते हुए डोगेन ने चान बौद्ध गुरुओं के साथ अध्ययन करने के लिए चीन की यात्रा करने का फैसला किया, जिसे वह फिर जापान वापस लाएंगे। चीन में डोगेन के अनुभवों की एक कहानी ज़ेन के सार को समझाने के लिए जीवित है। कहानी के अनुसार डोगेन चीन पहुंचता है और एक नाव पर एक बूढ़े चीनी भिक्षु से मिलता है। ये पता चला कि चीनी भिक्षु एक चान मठ में रसोया है, इसलिए डोगेन भी उसके साथ वहां जाने के लिए शामिल हो गया। जब वे मठ में पहुंचते हैं तो रसोया उन मशरूमों को बाहर रखना शुरू कर देता है जिन्हें उसने अभी अभी सूखने के लिए आंगन में खरीदा था। डोगेन पूछता है कि रसोया ध्यान करने के बजाय ये छोटा सा काम क्यों कर रहा है, जबकि निश्चित रूप से युवा भिक्षु मदद कर सकते हैं। रसोइया ने डोगेन को जवाब दिया, मेरे अलावा और कौन है। अब और कब डोगेन को एहसास हुआ कि वह चैन बौद्ध धर्म के सार को नहीं समझ पाया है, जो आपके दिन प्रतिदिन के सभी कार्यों के माध्यम से किया और व्यक्त किया जाता है, जिसमें खाना बनाना, सफाई करना और खाना शामिल है। रसोइये ने उसे सिखाया था कि मशरूम को सूखने के लिए रखना उसका अभ्यास था, ध्यान का एक तरीका जो ध्यान कक्ष के बाहर रहता है। जैसा कि ज़ेन विद्वान योहो योकोई लिखते हैं, ज़ेन एक धर्म है जिसे हमारे दैनिक जीवन में व्यक्त किया जाना चाहिए। 19 चान बौद्ध धर्म की तरह ज़ेन का सार जागृति के रूप में अभ्यास के माध्यम से हमारे मन की बुद्ध प्रकृति को महसूस करना है। योकोई ने नोट किया कि ज़ेन का उपयोग मूल रूप से समुराई को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह उन्हें उनके दैनिक कार्यों के लिए एक मानक प्रदान करता था। लेकिन फिर जापानी संस्कृति के अन्य पहलुओं, वास्तुकला, मूर्तिकला, उद्यान और चाय समारोह पर एक मजबूत प्रभाव जारी रहा। हम ज़ेन को जापानी शिल्प कौशल के प्रदर्शनात्मक आयाम में देखते हैं, जो सुशी के जीरो ड्रीम्स और इसी तरह की कल्पना से उत्पन्न होता है। अंत में ज़ाज़ेन का मुख्य ज़ेन ध्यान अभ्यास एक बैठे हुए ध्यान है जो दिमाग को इस तरह साफ करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति सही मुद्रा के साथ बस बैठता है और कुछ नहीं। यह अभ्यास उन उपयोगकर्ताओं के लिए परिचित लग सकता है जिन्होंने लोकप्रिय ध्यान ऐप्स आजमाए हैं।
ज़ेन बौद्ध धर्म को संयुक्त राज्य अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा के निबंधों और डी.टी. सुजुकी की पुस्तकों के माध्यम से पेश किया गया था। 1950 के दशक में जैक केराउक और एलन गिन्सबर्ग सहित बीट पीढ़ी के बीच बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 1960 के दशक में सोटो ज़ेन भिक्षु शुनरियो सुजुकी और ताइसन मेजुमी पूरे कैलिफोर्निया में ज़ेन का प्रसार करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे। सुजुकी ने ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड नामक पुस्तक लिखी, जो ज़ेन बौद्ध धर्म की खोज में स्टीव जॉब्स के लिए अत्यधिक प्रभावशाली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जॉब्स सुजुकी के सैन फ्रांसिस्को ज़ेन सेंटर और बिग सुर में संबंधित तसाजारा ज़ेन माउंटेन सेंटर में भी अक्सर जाते थे। पुनर्विनियोजन या कुशल साधन। ज़ेन की उत्पत्ति की इस समझ के साथ हम सिलिकॉन वैली की बौद्ध कार्य नीति पर लौट सकते हैं। मेरा तर्क है कि भौतिक दुनिया में सचेतन अभ्यास का ज़ेन विषय व्यक्तियों को आध्यात्मिक आह्वान के साथ काम करने का मार्ग प्रशस्त करता है, साथ ही इसके मानसिक लाभों का भी अनुभव करता है। ज़ेन बौद्ध धर्म, जैसा कि पश्चिम द्वारा आम बोलचाल की भाषा में समझा जाता है, मंत्रों के शर्मनाक जप की नहीं, बल्कि जापानी ज़ेन उद्यानों की शांतिपूर्ण शांति की छवियां प्रस्तुत करता है। ये दोनों अलग अलग बौद्ध परंपराओं के लिए सत्य हैं, और इस प्रकार तुरंत यह निष्कर्ष निकालना एक गलती है कि बौद्ध धर्म के विभिन्न रूप जो हम पश्चिम में देखते हैं वे अप्रामाणिक हैं। समसामयिक साहित्य एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति रीमिक्स संस्कृति में प्रसारित होने वाले किसी भी विचार पर गलत तरीके से पुनर्विनियोग शब्द का प्रयोग करता है। बेशक इनमें से कई उदाहरणों को पुनर्विनियोजन का लेबल दिया जाना उचित है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या चीनी या जापानी विद्वान बौद्ध धर्म के अपने स्कूलों को मूल भारतीय बौद्ध धर्म का पुनर्विनियोग कहेंगे। पिछले कुछ दशकों में हमने स्टीव जॉब्स, जैक डोर्सी, मार्क बेनियोफ जैसे तकनीकी संस्थापकों को अपने काम में ध्यान और आध्यात्मिकता के लाभों का समर्थन करते देखा है। सिलिकॉन वैली में ट्रिकल डाउन प्रभाव अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं। अनुकरण के साथ साथ प्रभावकारिता के मामले में भी ध्यान सबसे नया चलन बन गया है। प्रारंभिक गूगल कर्मचारी चार्टे मेंटेन का आंतरिक सर्च इनसाइड योरसेल्फ कार्यक्रम अपने स्वयं के आंदोलन में विकसित हुआ है। जैसा कि वेबसाइट कहती है, कार्यक्रम काम और जीवन में आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए व्यवहारिक जागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व उपकरण सिखाता है। मार्क बेनियोफ ने सभी सेल्सफोर्स कार्यालयों में ध्यान कक्ष स्थापित किए और यहां तक कि वार्षिक ड्रीमफोर्स सम्मेलन में प्लम विलेज मठवासियों के साथ आध्यात्मिक सत्रों का नेतृत्व करते हुए एक ड्रीम फॉरेस्ट माइंडफुलनेस जोन भी स्थापित किया। जैसा कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की 2018 की रिपोर्ट निगमों में माइंडफुलनेस की शक्ति को उजागर करना शीर्षक से सामने आई है, अमेरिका भर में कंपनियां अपने कर्मचारियों को मानसिक जागरूकता में प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं का तेजी से उपयोग कर रही हैं। हेडस्पेस और कैल्म जैसे ध्यान ऐप्स ने लाखों भुगतान वाले उपयोगकर्ता बनाए हैं। चल रही दूसरी महत्वपूर्ण बातचीत जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह है ध्यान के मानसिक लाभों पर शोध की बढ़ती मात्रा जो ध्यान अभ्यास में गति जोड़ती है। यहाँ निंदनीय धारणा यह है कि अभ्यास के रूप में ध्यान और सचेतनता को पश्चिमी बुद्धिवाद के लिए पूर्वी धार्मिक परंपराओं से निकाला गया है। लेकिन आइए याद रखें कि बौद्धों का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना, पीड़ा कम करना और करुणा फैलाना है। प्रसिद्ध लोट्स सूत्र से उत्पन्न एक प्रमुख अवधारणा कुशल साधन है, जो यह विचार है कि आत्मज्ञान के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को वह सुनने की जरूरत है जो वे समझ सकते हैं। आधुनिक पूंजीवादी जीवन विकर्षणों, प्रलोभनों और भौतिकता से भरा है। शायद सेलिन इंस्टीट्यूट में ये सभी ध्यान कक्ष और रिट्रीट कुशल साधनों का एक नया रूप है। बेहतरी के लिए बौद्ध कार्य नीति ने हमें पूंजीवाद की एक ताज़ा आध्यात्मिक भावना दी है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।